हेलो एवरीवन, आज हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के सेशनल वर्क के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। उन 4 पॉइंट्स में से आपको केवल एक किसी पॉइंट्स को चयन करना है और उसके बाद एक पॉइंट चूज़ करने के बाद में आपको उसी पॉइंट्स को लेकर अपना सेशनल वर्क बनाना है। मतलब आपको एक पॉइंट पर ही जो है वो सेशनल बनाना है। इस सब्जेक्ट का केवल एक ही सेशनल है। ये सेशनल जो भी आप लिखोगे उसके पहले आप चूज़ कर लोगे, उसका फ्रंट बनेगा। फ्रंट जो ही होगा वो जैसे कि आप एज यूजुअल अपना नाम वगैरह आपका इंट्रोडक्शन वाला फ्रंट बनाते हैं वो ही बनेगा। उसके साथ में सेकंड, आपने इन चारों पॉइंट्स में से जो चयन किया है आप उसको सुंदर राइटिंग में उसका टॉपिक लिखेंगे। उसके बाद आप उसकी इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स बनाने के बाद 4th नंबर जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपका 4th नंबर बनेगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक है राइट अ रिपोर्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ एनी वन लोकल NGO एंड लोकल बॉडी। इसके अंतर्गत आपको समाज सेवी संस्था या उससे संबंधित कोई शाखा है तो उसका अध्ययन करना है जो स्थानीय स्तर पर संचालित है। इसके अंतर्गत आपको एक संस्था या NGO का चयन करके जो है आपको ये सेशनल बनाना है। उसकी रिपोर्ट पूरी राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग आपको जो है वो करनी है। उस रिपोर्ट राइटिंग को करने से पहले वो संस्था कहाँ पर स्थापित है, वो संस्था किसके द्वारा चलाई जा रही है, उसके निर्देशक कौन है, व्यवस्थापक कौन है, उसके संचालक कौन है, उसकी संस्था अन्य शाखाओं में कहाँ कहाँ पर है, स्थानीय स्तर पर उसका ऑफिस कहाँ पर है, उसके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, वो किन उद्देश्यों से कार्य कर रही है, क्या उसके उद्देश्य हैं उस संस्था को स्थापित करने के, वो संस्था जो है समाज के लिए क्या क्या कार्य कर रही है, समाज में उसकी क्या महत्ता है, समाज के द्वारा कौन सा वर्ग उससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वो संस्था स्थानीय स्तर से कितनी दूरी पर है, उस पर आने जाने का क्या साधन है, उसके साथ में ही वो संस्था किन उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रही है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उस संस्था का भौतिक स्वरूप कैसा लगा, उसके लिए आपको एक विजिट उस संस्था की करनी पड़ेगी। उस संस्था की विजिट करने पर आप देखोगे कि उसका भौतिक स्वरूप कैसा है, कौन से जगह वो स्थापित है, कितने रूम हैं, कितने उसमें कार्य प्रणालियाँ उसकी किस तरीके से की जा रही है, उसमें एंट्री करते समय आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा। स्पेशली आप जब एंट्री करेंगे तो आप देखोगे कि किसी भी संस्था में आजकल देखोगे कि आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस उसमें फॉलो कर रहे हैं या नहीं, आपने मास्क लगा रखा है या नहीं, वहाँ पर कार्यरत अन्य अधिकारी भी इस चीज़ का फॉलो कर रहे हैं या नहीं। उसके साथ में ही वो संस्था जिन उद्देश्यों से स्थापित की गई है उन उद्देश्यों की पूर्ति उस संस्था में कहाँ तक की जा रही है, उसके फंक्शनिंग कैसे हैं, वो समाज के हित में क्या क्या कार्य कर रही है, उसकी कार्य प्रणालियाँ क्या क्या हैं, किन उद्देश्यों तक वो प्राप्त कर चुकी है, आगामी उनकी योजनाएं कौन कौन सी है, योजनाओं के साथ में ही वो कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अगर वहाँ पर कोई ऐसा वर्ग या ऐसी विशिष्ट बालक वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं या अध्ययन कार्यरत हैं तो वो संस्था उनके क्या क्या कार्य जो है वो संचालन कर रही है। इन संस्थाओं के संचालन के साथ में ही ऐसी विशेषताएं आपको देखनी है जो एक संस्था से होने के कारण उस संस्था का क्या लोगो है, उस संस्था के क्या उद्देश्य हैं, वो संस्था जो है वो कमेटी जो है कितने सदस्यों की बनी हुई है, उस संस्था की जो मीटिंग होती है वो कब होती है, उस संस्था में मीटिंग में जो अंतिम निर्णय है वो कौन लेता है, वो संस्था में कितने कोरम से जो है वो जो कोई भी मत या जो गणपूर्ति जो है वो कितने किस आधार पर की जाती है, वो जो कार्य कर रही है वो समाज में कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा उसमें सहयोग दिया जा रहा है, उसकी वित्तीय व्यवस्थाएं क्या क्या रहती है। उसी के साथ में उस संस्था में जितनी मानवीय संसाधन कार्य कर रहे हैं आप उनका परिचय लिख सकते हैं, मानवीय संसाधन कितने हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों का विवरण और विभाजन आप लिख सकते हैं। उसके साथ में किस पद पर कार्यरत कर रहे हैं, उन संस्था कि जो है कोई अगर पत्रिका जो है वो होती है या फिर उसके द्वारा जो है
कोई आर्टिकल वगैरह लिखे गए हैं या उसमें कोई आर्टिकल अगर पेपर में कटिंग आई है तो आप वो भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ में वो समाज के हित में क्या क्या कार्य कर रही है, उन सभी कार्यों का विस्तृत वर्णन करते हुए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। उसके साथ में ही आप एक प्रतिवेदन लिखेंगे कि आप उस रिपोर्ट में जब आप उस संस्था में गए तो आपने उसमें क्या क्या देखा और आप किनसे मिले, क्या क्या बातें हुई और आपने वहाँ पर क्या क्या अनुभव प्राप्त किए। उसके बाद में आप इस संस्था से संबंधित कुछ सुझाव लिखेंगे। उस सुझाव के साथ में ही आपका सेशनल समाप्त होगा। नेक्स्ट है इसमें क्रिटिकल रिव्यू ऑफ अ बुक ऑफ सोशल साइंस। क्रिटिकल रिव्यू जो बुक ऑफ सोशल साइंस का है वो सभी विषयों पर आधारित है। वो सभी विषयों पर जो है ये बुक रिव्यू जो अभी मैं बता रही हूँ वो कर सकते हैं, चाहे वो सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, मैथ्स है, सभी में एक तरीके से ही बुक रिव्यू किया जाता है, जो आप मधु मैम की क्लासों में भी रेगुलर पढ़ रहे हैं। बुक रिव्यू वही बुक रिव्यू आपको प्रैक्टिकल करना है। अब वो कैसे करना है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले जो बुक रिव्यू आपने किया है वो उस आयु के आधार पर है या नहीं। आयु के आधार पर होने के लिए उसी के अंतर्गत आयु के स्तर के आधार पर है या नहीं। अब आपने जिस पुस्तक का चयन किया, आपने 8th स्टैंडर्ड के लिए है, आपने 9th के लिए है, 10th के लिए, ये आपको चूज़ करनी है कि आप किस लेवल की बुक ले रहे हैं। अब जिस लेवल की आपने बुक ली है आप सबसे पहले उसकी इंडेक्स को ऑब्जर्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि जैसे आपने कोई 8th क्लास की बुक ली है तो 8th क्लास में सारे सब्जेक्ट इन द सेंस पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशल और इन्वायरमेंट भी कहीं कहीं पे इसमें मर्ज की गई है। अब ये सारे विषय जो है उसके जो अध्ययन के बिंदु हैं वो अध्ययन बिंदु जो हैं या वो कंटेंट जो है वो उस आयु के स्तर के बच्चों के अकॉर्डिंग है या बहुत लो लेवल का दे रखा है। जैसे इसमें परिवार की संरचनाएं, इस तरीके के टॉपिक जो दे रखे हैं उनके किन रीति रिवाजों, किन सभ्यताओं, किन आदर्शों को बच्चों में स्थापित करने की जो है प्रयत्न किए गए हैं, किन समस्याओं की ओर ध्यान अंकित किया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं उस आयु स्तर के बच्चे के अनुसार हैं या नहीं, आप उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे। और क्रिटिसाइज़ करना मतलब उसकी समालोचना करना, उसका विश्लेषण लिखना। तो आप जब उसका विश्लेषण लिखेंगे तो कि हमने इस पुस्तक का चयन किया है, जो है पुस्तक समीक्षा के लिए जो है हमने इस पुस्तक का चयन किया है, ये पुस्तक इतनी क्लास की है, मतलब 8वीं क्लास की है, 9वीं, तो आप उसकी कक्षा लिखेंगे, उसका विद्यालय जिस विद्यालय में वो संचालित की जा रही हैं या जिसके द्वारा वो जो है प्रकाशित की गई हैं उस प्रकाशन का नाम लिखेंगे, वो किस वर्ष की आपने पुस्तक जो है ली है उसका वर्ष लिखेंगे, उस विषय का नाम लिखेंगे, उसके प्रकाशक के बारे में लिखेंगे, उसके साथ में ही उस प्रकाशक के साथ में जिसने कोऑपरेशन करके जो है उस बुक को लिखा है। सपोज़ आप जैसे कि जो भी बुक लेते हैं उस पर उस विषय का पूरा फ्रंट कैसा बना हुआ है, उस विषय फ्रंट के साथ में ही जो है परामर्शदाता उस विषय के कौन कौन हैं, उसके जो लेखक हैं वो कौन कौन हैं, उसके साथ में को राइटर उसके कौन कौन है, किस किस के संयोजक से वो पुस्तक का निर्माण हुआ है, उस पुस्तक का मूल्य कितना है, उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है, क्या उस पर कोई चेतावनी लिख रखी है, उस प्रकाशक का पूरा नाम और पता उस पर अंकित है या नहीं, उस पर प्राकथन दिया गया है या नहीं। प्राकथन क्या होता है कि किसी भी पुस्तक को जब प्रकाशित किया जाता है तो लिखने वाला ऑथर जो है वो अपने कुछ विचारों को लेकर, कुछ धारणाओं को लेकर जो है वो पुस्तक लिखता है। अब वो पुस्तक जो उसने लिखी है वो किन उद्देश्यों के आधार पर लिखी है, किन उद्देश्यों से लिखी है, वो उसको प्राकथन में लिखता है। उस प्राकथन के साथ में ही लेखक अपने विचार भी लिखता है, आप उसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। या कोई चेतावनी लिख रखी है कि भाई इस पर कॉपीराइट नहीं है या ये है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे जो उस पुस्तक में दिया गया है। उसके बाद में इंडेक्स आता है। आप एज यूजुअल पूरी इंडेक्स एज इट इज़ उतारेंगे जो भी आपने बुक ली है, कि हम उसको देख सकें कि आपने कौन सी बुक ली और उसकी इंडेक्स में किन किन पॉइंट्स को आपने क्रिटिसाइज
किया है। तो आप एज इट इज़ उसकी इंडेक्स ऐसे के ऐसे उसमें उतारेंगे। उसके बाद आप चैप्टर फर्स्ट से शुरू करेंगे कि चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है। जैसे हमारा पर्यावरण दे रखा है, तो ये हमारा पर्यावरण जो दे रखा है, सपोज वो टॉपिक आपने हमारा पर्यावरण, तो कोई भी पुस्तक जो है किसी धर्म पर आधारित नहीं होती है, कोई ऐसा सिंबल उस पर नहीं होना चाहिए जो किसी आस्था का प्रतीक हो या वो उसका हनन होता हुआ हो। किसी में भी कोई भी पुस्तक में किसी भी धर्म की विरोधी बातें नहीं होती हैं, उसमें सर्वधर्म समभाव की संभावनाएं होती हैं, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं लिखी जाती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लिखोगे कि फर्स्ट पॉइंट है आयु के स्तर के अनुसार। तो जो पुस्तक आपने चयन की है वो उस स्तर के आयु के अनुसार उसमें जो है बातें लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं, वो आयु स्तर के अनुसार आगे है या नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की पुस्तक जो लगभग 15 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तक ली गई है, वो आगे 3 वर्षों से छात्रों के लिए देश के सुनागरिक बनाने को स्वीकार करना है, जिसके कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान कराती है। पुस्तक जो है कुशाग्र है, माध्यम बुद्धि के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, मध्यम बुद्धि छात्रों के लिए भी कम सहायक सामग्री दी गई है। मतलब आप कंटेंट को लेकर, उस विषय वस्तु के बच्चे के स्टैंडर्ड को लेकर, जो उसकी मानसिकताओं की ध्यान में रखकर आप ये बिंदु को पूरा करेंगे और इसको आप अपनी भाषाओं में लिखेंगे। आप जिस लेवल के हैं, आपकी लेवल लिखने की जो राइटिंग है आपकी, वो स्टैंडर्डाइज आपकी लेवल होना चाहिए। उसके साथ में लेखन शैली का लेवल जो है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। फिर उसके बाद उस पुस्तक का आकार, वो बहुत ज़्यादा छोटी पुस्तक तो नहीं है, क्या इतनी बड़ी पुस्तक तो नहीं है जैसे इंडिया टुडे और ये इतनी लंबी लंबी आती हैं, तो इस तरीके की कोई लंबी पुस्तक तो नहीं है जिसको बच्चों को कैरी करने में कोई प्रॉब्लम हो। तो उसका आकार मनोवैज्ञानिक प्रभाव छात्रों की मस्तिष्क पर निहित रूप से पड़ता है। उसका आकार जो है वो आयताकार है या नहीं है, जिसकी आकार की पुष्टि जो है उत्तम पुस्तक कहा जाता है। मतलब उसका आकार जो है एक आइडियल साइज होनी चाहिए जिसको इजी वे में कैरी किया जा सके, या उसके पेज नहीं मुड़े, उसको सुरक्षित रखा जा सके उसका आकार। उसके बाद आता है कवर एवं चित्र। कवर एवं चित्र के अनुसार आप देखोगे कि उसके फ्रंट पे कौन कौन से डायग्राम बने हुए हैं, क्या वो उस विषय वस्तु के आधार पर है। उस कवर पर जो है बच्चे का मतलब जैसे कितनी पुस्तक ऐसी होती हैं जिसपे उसके थिंकर दे रखे हुए होते हैं, या फिर उस समाज की, अगर आपने सामाजिक विज्ञान की बुक ली है तो उसमें सामाजिक विज्ञान के ऊपर जो है संविधान का चित्र बना हुआ होगा, राष्ट्रीय झंडा बना हुआ होगा, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक बने हुए हो सकते हैं, या फिर हमारे गवर्नमेंट की जो विजय स्तंभ वगैरह हैं तो उसकी सील वगैरह हो सकती है। तो आप जैसा भी फ्रंट उस पुस्तक का देखें तो उस पुस्तक के फ्रंट के बारे में आप लिखेंगे कि इस पुस्तक पर ये चित्र अंकित है जो हमें ये मैसेज दे रहे हैं या ये मैसेज दे रहे हैं। उस पुस्तक का कवर जो है वो कितना अच्छा है, मतलब जिल्द किया हुआ कवर है या मोटे गत्ते वाला कवर है या फिर पतले कागज वाला कवर है। फिर है प्रकाशन सामग्री। पाठ्यपुस्तक का विषय अनुसार उपयुक्त नाम है या नहीं है, क्योंकि इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान का विभाजन मनोवैज्ञानिक प्रतीत होता है, यद्यपि सामाजिक विज्ञानों की पर्याप्त मात्रा में दी गई है या नहीं दी है। इट मीन्स आपको प्रकाशन की सामग्री लिखनी है कि उसमें जो आपने इंडेक्स लिखी है वो इंडेक्स के जो टॉपिक हैं वो विविधता वाले हैं या नहीं है। सेम टॉपिक तो नहीं है, संविधान में ये, संविधान की विशेषता है, संविधान का ये, संविधान का वो, तो इट मीन्स वो विविधता वाले चैप्टर उसमें हैं या नहीं है। फिर है लेखक। उसके लेखक जो भी हैं या को राइटर उसके साथ में कोई जुड़े हुए हैं तो आप उनके पूरा डिटेलिंग लिखेंगे और उनके साथ में जो डिटेलिंग दी गई है आप वो एज इट इज़ इसमें उतारेंगे और इसमें लिखेंगे कि इस नाम से पुस्तक जो है इतनी क्लास की पुस्तक है, इस सब्जेक्ट की पुस्तक है, वो गवर्नमेंट की है या प्राइवेट की है। आपने जो भी पुस्तक का चयन किया गया है उसके जो राइटर हैं आप उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। फिर है प्रकाशन। प्रकाशन जो है वो अनुरूपी होगा कि उसमें कितने नए संस्करण किए गए हैं, उसका मूल्य कितना है, उस पर क्या क्या अंकित किया गया है, पाठ्यपुस्तक में कुल कितने पेज हैं, उसमें इंडेक्स जो दे रखी है क्या वो इंडेक्स सभी विविधताओं वाली है या नहीं है,
तो आप इस तरीके से पाठ में कुल चैप्टर की कितनी संख्या है, कुल चैप्टर में क्या क्या सारांश दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं, तो उसमें प्रकाशन के बारे में पूरा लिखेंगे। फिर आप पूरे संगठन के बारे में लिखेंगे। उस संगठन के अंतर्गत आप जो पॉइंट लिखेंगे वो क्रमबद्धता लिए हुए है। विषय वस्तु का जो संगठन है, अब जैसे आपने संगठन लिखा तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आपको डालना है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में पूरी संगठनता या क्रमबद्धता है कि नहीं। पहले चैप्टर में तो कोई इतिहास का दे दिया, दूसरा सामाजिक का दे दिया, तीसरा विज्ञान पर्यावरण विज्ञान का दे दिया। तो इस तरीके से कोई विविधता वाले लिए हुए हैं या उनको क्लासिफिकेशन करके एक एक विषय जो है, एक एक लेसन जो है वो विविधता वाला लिए हुए है या नहीं लिए हुए, उसकी छपाई कैसी है, उसके साथ में ही उसमें कितने भागों में विभक्त किया गया है, उस पूरी जो भी इंडेक्स है उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है, किन किन चैप्टर के बारे में बात की गई है, वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसका सारांश उसमें दिया गया है या नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर है या नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए उत्तम शिक्षण विधियाँ हैं या नहीं हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। इस पुस्तक में एक बात कहने में का तरीका होता है, उसकी शैली होती है, उसका उच्च स्तर भी होता है जो छात्र शीघ्र ही समझ लेता है। पुस्तक की शब्दावली सामान्य है या नहीं है, कोई टिपिकल वर्ड दिए गए हैं तो वापस उसका वर्ड मीनिंग जो है वो या तो बुक की उसी पेज पे नीचे जो है उसकी वोकेबलरी दी गई होती है या फिर उस पाठ के अंत में जो है परिशिष्ट के अंतर्गत जो है उस विषय से संबंधित जो है वोकेबलरी दी गई है या नहीं। अगर दी गई है तो आप लिखोगे कि हर पेज के नीचे दी गई है, और नहीं दी गई है तो आप लिखोगे कि पाठ के अंत में दी गई और वहाँ पर भी नहीं दी गई है। तो आप अपने सुझाव में लिखोगे कि जो हार्ड वर्ड हैं उनको समझाने के लिए कोई स्पेशली शब्दावली या शब्दकोश का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके साथ में ही आप क्रमबद्धता को लिखेंगे, उसके निर्देशित तत्वों को लिखेंगे, पूर्ण क्रमबद्ध है या संबद्धता दिखाती है या नहीं। उसकी मतलब ऐसा तो नहीं है जैसे हम कोई कहानी सुनाते हैं तो कहानी हम एंड से शुरू करेंगे और फिर कहेंगे एक गांव था, वहाँ पर एक कछुआ था, एक खरगोश था, तो फिर खरगोश हार गया और या तो इस तरीके से जब हम एक कहानी को जब उल्टा सुनाते हैं तो कहानी में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, वो समझ में नहीं आती। इसी तरीके से कोई लेसन में सबसे पहले उसके प्रकार बता दिए, विशेषताएं बता दी, फिर अर्थ बताया, तो ये गलत सीक्वेंस होता है। तो इस तरीके से उसमें कोई गलतियाँ तो नहीं हैं, आप देखेंगे। फिर उसमें उदाहरण दिए गए हैं वो स्पष्ट हैं या नहीं हैं। वर्तमान समय से उनकी गुणवत्ता को आप देखेंगे, उनके उदाहरण की मात्रा कम तो नहीं है, तो कम है तो आप उसके बारे में लिखेंगे। और उनके मानचित्र, आर्ट और आरेख वगैरह दे रखे हैं। अगर कोई मानचित्र दे रखा है तो उस पर पैमाना दे रखा है या नहीं दे रखा है, कोई फ्लो चार्ट बना रखा है तो उसके अक्षर कितने छोटे हैं, क्या वो रंगीन चित्र में हैं या नहीं हैं। उसके साथ में ही चित्रों के नीचे जैसे फर्स्ट लेसन का है, फर्स्ट डायग्राम है तो फर्स्ट 1.1, 1.2, तो इस तरीके से टोटल पेज में कितने डायग्राम हैं उनकी संख्याएं निर्धारित हो जाती हैं। वो उस चित्र को जो है कितना अट्रैक्टिव बना रखा है, वो समझ भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चित्र के नीचे छोटे अक्षर तो नहीं दिए गए हैं कि वो चित्रों को समझने में समस्या हो, तो वो चित्र स्पष्ट हैं या नहीं हैं। जो आरेख हैं, जो भी उसकी जो इंडेक्स हैं, जो तालिकाएं दे रखी हैं वो स्पष्ट और उनके पैमाने जो हैं वो अपडेट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, इसका आप वर्णन करेंगे। फिर है उसके बाद से अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास के प्रश्न जैसे होते हैं बहुविकल्प वाले होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं। उसके बाद 7 से 8 लाइन वाले प्रश्न होते हैं, फिर निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। उसके अलावा करने योग्य क्या कार्य दे रखे होते हैं। तो अगर इसमें ऐसा नहीं दे रखा है या उनमें प्रश्नों की संख्या कम है या प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो आप हर चैप्टर वाइज उसे लिखेंगे। उसके बाद में आपको विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त आकार और प्रकार की है या नहीं है। विद्यार्थी जो है वो शिक्षार्थियों के स्तर के अनुसार है या नहीं है। आवरण पृष्ठ विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल है या नहीं है।
जिल्द या सिलाई वर्ष भर उपयोग के लिए योग्य है। मतलब इतनी मोटी पुस्तक बना दी लेकिन उसकी सिलाई ऐसी है कि उसके पेज निकल जाते हैं, उसकी गुथाई कैसी की गई है, उसकी स्टिचिंग कैसे ली गई है, उसको कैसे पेस्ट किया गया है, उसको कितना हैवी बनाया गया है और उतना कवर कैसा है, इन सारी बातों के बारे में आप लिखेंगे। प्रस्तुत कागज़ जो है वो टिकाऊ वाला है या नहीं है, कागज़ कैसा है, उसकी जो प्रिंट किए हुए कागज़ हैं इधर आर पार जो तो नहीं दर्शित हो रहे हैं, कागज़ ऐसे तो नहीं है कि थोड़ा सा बच्चा उसको 2-3 बार छुए और कागज़ जो है वो फटने लग जाए। तो उसकी क्वालिटी, पेपर की क्वालिटी जो है आपको लिखोगे कितना स्मूथ कागज़ है या फिर कितना रफ कागज़ है या फिर जो है उसको कैरी करना ईजी है या नहीं है। फिर है मूल्य उचित है या नहीं है। अगर 300 रुपये की बुक है या 400 रुपये की बुक है या 200 रुपये की बुक है तो क्या वो बुक इतने रुपए की हो सकती है, आप मूल्य के बारे में लिखेंगे। फिर है सत्र में उपलब्ध कार्य दिवसों में पढ़ाई जा सकती है, उसकी जो विषय वस्तु दी गई हैं, जितने पाठ दिए गए हैं, क्या वर्ष पर्यंत के जितने भी कार्य दिवस हैं उसके अंतर्गत वो पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने वाली हैं या नहीं हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम की पूरी विषय वस्तु का समावेश है या नहीं है, नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करती है या नहीं करती है, जो विषय वस्तु है वो पर्याप्त और पूर्ण है या नहीं है, कंटेंट पूरा है या नहीं है, या आधी बातें लिखी हैं और आधी छोड़ दी है, पूर्व में पढ़ाई गई विषय वस्तु से सुसंबद्धता है या नहीं है, क्योंकि हम पूर्व ज्ञान को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं और पूर्व ज्ञान के आधार पर वो पुस्तकें उस नवीन ज्ञान से जोड़ने वाली है या नहीं है, विषय वस्तु का संगठित उचित उपयोग है या नहीं है, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार है या नहीं है, सभी पाठों का विस्तार से लगभग समान है या नहीं है, विद्यार्थी जो है सामान्य विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है या नहीं है। मतलब मंदबुद्धि बच्चे भी उस चीज़ को समझ सके, इतनी इजी, सरल, स्पष्ट उदाहरणों सहित वाली व्याख्या उसमें कर रखी है या नहीं कर रखी है। कमजोर तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध है या नहीं है, उदाहरण चित्र जो है पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं या नहीं, चित्र एवं उदाहरणों में स्थानीय पर्यावरण में मेल खाती हुई है या नहीं है, उसके चित्र कैसे हैं जो स्थानीय स्तर से संबंधित है ही नहीं। बात तो वो इंडिया की कर रहा है लेकिन कोई फॉरेन कंट्री का चित्र तो उसमें नहीं पेस्ट कर दिया है। फिर है भाषा सरल एवं पाठकों के लिए उपयुक्त है या नहीं है, कठिन एवं पारिभाषिक शब्दों का पर्याप्त मात्रा में दी गई है या नहीं दी गई हैं, शिक्षार्थी अर्थ ग्रहण करने में कठिनाइयाँ तो नहीं अनुभव करते हैं, दिए गए प्रश्न विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन करने में सक्षम है या नहीं है, दिए गए उदाहरण आवश्यकता से अधिक तो नहीं है। इन सारे बिंदुओं को आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे और अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। उसके साथ में ही चित्रों का भाव शिक्षार्थी ग्रहण कर सकते हैं या नहीं, चित्र एवं उदाहरण जो है प्रभावशाली है या नहीं है, पुस्तक सुधार के अवसर भी प्रदान करती है, तो उसमें कोई आप कैसी जो है मॉरल बातें वगैरह इसमें लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं, स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास उसको पढ़ने से होता है या नहीं, पुस्तकों में सुधार का सुझाव लिखिए, पुस्तक में विवादास्पद सामग्री है तो उसका उल्लेख कीजिए, पुस्तक धर्मनिरपेक्षता भेदभाव की भावना से मुक्त है या नहीं है, पुस्तक में किसी धर्म की मान्यताओं पर आघात तो नहीं हो रहा है, कोई महत्वपूर्ण बिंदु जो पुस्तक से दूर है तो आप उसकी चर्चा इसमें लिखेंगे, जिन बिंदुओं की आवश्यकता से अधिक चर्चा की गई है उनका उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसके साथ में ही ये पूरी समीक्षा जो है कुछ मानदंडों के आधारित होती है, जिसमें है सामान्य परिचय, उसमें पुस्तक का नाम, लेखक, लेखांकन, प्रकाशक, स्वतत्वाधिकार मतलब कॉपीराइट का अधिकार, पृष्ठ संख्या और पुस्तक का मूल्य सामान्य सूचनाओं के अंतर्गत आप अंकित करेंगे। यांत्रिक तत्व के अंतर्गत आप पुस्तक का रूप, टिकाऊपन, कागज का आकार, प्रकार, अक्षरों की स्पष्टता, शब्दों और रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब जो उसका फ़ॉन्ट साइज लिया गया है वो उचित है या नहीं है, उसका उपांत इन द सेंस मार्जिन जो दिया गया है, हाशिए में जो किसकी उपयुक्तता दी गई है। थर्ड पॉइंट है संगठन, जिसमें आप सामान्य योजनाएं लिखेंगे, विषय वस्तु का विभाजन लिखेंगे, सारांश लिखेंगे। हर पुस्तक में जैसे आप लेसन प्लानिंग करते हैं उसके बाद आप सारांश देते हैं तो उसमें मुख्य बिंदु या मुख्य ध्यान योग बातें उसमें लिखी गई है या नहीं, क्रमबद्धता, सुसंबद्धता और मूलभूत एकता उसमें प्रदर्शित होती है या नहीं।
पुस्तक 4th पॉइंट है, पुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, जिसमें आप शैली के बारे में लिखेंगे, शब्द भंडार के बारे में लिखेंगे, निष्पक्षता, ठोस तत्व, समरूपता, सरलता के बारे में लिखेंगे। 5th पॉइंट है उदाहरण, जिसमें शुद्धता, विषय वस्तु, गुणवत्ता, आकर्षक, प्रेरक, समुचित अनुपात आदि के बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है अभ्यास के प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित है या नहीं है, व्यापकता लिए हुए है या नहीं है, मूल्यांकन परक है या नहीं है, प्रेरणादायक है या नहीं है, व्यवस्थित है या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उसकी विषय वस्तु है या नहीं है। फिर 7वां है संदर्भ और शब्दावली, इसमें व्यवहारिकता है या नहीं है, अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है, शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है, सामग्री का प्रकार कैसा है, वो पूर्णता लिए हुए है या नहीं, संबद्धता लिए हुए है या नहीं, उसके परिशिष्ट एवं अनुक्रमणिका, पूर्णता एवं महत्वपूर्णता, वस्तु संबंधितता व व्यवस्थित लिए हुए नहीं है। उस लास्ट में आप अपने सुझाव लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे कि आप उस पुस्तक में किन किन पक्षों में सुधार चाहते हैं। आप अपने सुझाव अपनी भाषा के अंतर्गत लिखेंगे। आपका थर्ड पॉइंट है आपका राइट अ स्क्रिप्ट फॉर ड्रामा एनी वन सोशल इशू। आपको कोई सा भी एक सोशल इशू, सामाजिक समस्याओं से संबंधित एक ड्रामा जो है आपको एक कलात्मक रूप में लिखना है। आप कौन से विषय पे लिख रहे हैं, जैसे आप दहेज पे लिख रहे हैं, बाल अपराध पे लिख रहे हैं, या किसी हरेसमेंट पे लिख रहे हैं, या गरीबी पे लिख रहे हैं। तो इस तरीके से कोई सा भी एक सोशल इशू आपको लिखना है। सोशल इशू में आपको स्क्रिप्ट लिखनी है कि उस स्क्रिप्ट में आपको कोई मॉरल मैसेज मिलता हो, ठीक है। इसके अंतर्गत आप कोई भी एक ड्रामा लेंगे, वो ड्रामा जो है वो सोशल इशू से संबंधित होना चाहिए और उसकी पूरी स्क्रिप्ट आपको लिखनी है। जैसे एक नाटक जो प्ले किया जाता है, उस नाटक के में कितने पात्र हैं, उनके क्या क्या डायलॉग्स हैं और वो क्या मैसेज देना जा रहे हैं, और उस समस्या, जिस समस्या का जो है वो नाटक जो है प्ले किया गया है, उस समस्या से संबंधित आप पहले 8 से 10 पेज लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 है राइट अ ट्रम्प पेपर ऑन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। ट्रम्प पेपर जो होता है वो एक ऐसे टाइप होता है ना, उसमें जो है उसके अंतर्गत आपको जो है पूरा एक चैप्टर लिखना होता है, जैसे एजुकेशन एंड सोशल चेंज। तो आप उसके पहले सबसे पहले एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, शिक्षा किनके द्वारा प्राप्त की जाती है, शिक्षा में कौन कौन से जो है जो विषय वस्तु उसके अंतर्गत आती है। आप शिक्षा को पहले पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर फिर उसके बाद सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं होती है, सामाजिक परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, फिर ये दोनों एक दूसरे में क्या संबंध रखते हैं, एजुकेशन से सोशल चेंज कैसे लाया जा सकता है, और सोशल चेंज जो एजुकेशन को कैसे प्रभावित करती है, ये एक दूसरे की कैसे सहायक है, ये एक दूसरे की कैसे पूरक है, और फिर शिक्षा से समाज में क्या परिवर्तन लाए जा रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन किए गए हैं, आप उसको सचित्र वर्णन भी कर सकते हैं। इन चारों पॉइंट्स में से आपको कोई से भी एक पॉइंट्स पे जो है लिखना है। जैसे ट्रम्प पेपर जो आप लिखेंगे, ट्रम्प पेपर लिखने से पहले आप उसकी इंडेक्स बना लिएगा कि इंडेक्स में आपको जैसे शिक्षा से जितना भी कंटेंट आपको मिलता है आप पहले उसकी इंडेक्स बनाएं। फिर सामाजिक परिवर्तन उसी के साथ में लिखें, फिर सामाजिक परिवर्तन के बिंदु लिखें, फिर उसमें एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से कैसे पूरक हो रहे हैं, कैसे सामाजिक परिवर्तन शिक्षा से अलग है, कैसे शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन से अलग है, और दोनों एक दूसरे से कैसे सहसंबंधित हैं। उसके साथ में ही ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रही हैं, और क्या इन दोनों के माध्यम से समाज में परिवर्तन को लाना संभव है या नहीं है, क्योंकि शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन आता है और सामाजिक परिवर्तन से शिक्षा भी प्रभावित होती है। इसके आप कुछ उदाहरण भी लिखेंगे। इनके साथ में ही आप एंड में अपने सुझाव देंगे कि इसके आपको इसके करने से, इस मत से करने से आप में क्या प्रभाव पड़ा। मतलब आपको ये सारी टॉपिक पढ़ने से आपने अपने कुछ सुझाव लिखने हैं जो सामाजिक परिवर्तन से हो सकते हैं या एजुकेशन से हो सकते हैं, या इन दोनों के द्वारा ही समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें टोटली आपको थ्योरी लिखनी है, वो थ्योरी आप बुक्स में लिखो, कहीं से भी लिखो। इन सब के बाद में आपको सेशनल बनाने के बाद में आपको रेफरेंस लिखना कंपलसरी है, और रेफरेंस जो है आपने जो भी चीज़ जहाँ से भी नोट डाउन की है आप उसका रेफरेंस लिखेंगे।
और ये सेशनल आपको कॉलेज में जब आपका फर्स्ट डे रहता है तब आपको सबमिट कराना कंपलसरी है। विदाउट आपको सेशनल जमा किए हुए स्कूल से जो है वो कॉलेज में जो है आपको सेशनल उसी दिन जमा कराना है जिस दिन आप कॉलेज में फर्स्ट डे आएंगे। थैंक यू। इन चारों सेशनल में से केवल आपको एक ही सेशनल करना है। एसएस में केवल आपको एक सेशनल करने हैं और आपको कॉलेज जिस दिन आना है उसी दिन आपको सेशनल करना है।